स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। तमाम तरह के मुद्दे अब दिल्ली की सियासत में गरमा रहे हैं। इस बीच जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया था। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी 2024 को जो है असल में देश को आजादी मिली है, जिस पर करारा वार करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है और बड़े बात कही है। राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि आपने इस तरीके का बयान देकर देश की जो आजादी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनका अपमान किया है। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अपने सहयोगी यश से, लेकिन हम पहले हम सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। हालांकि उनका बयान इंग्लिश में है, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले आप सुन लीजिए। And we are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday in a speech the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people, and not just sacrifice prior to the freedom movement, but sacrifice until today. And there are multiple examples. There's the example, of course, of the freedom movement and the fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. But also after that, thousands of our workers died in Punjab, thousands of our workers died in Kashmir, thousands of our workers died in the Northeast. And so this party has stood for a particular set of values. And we can see those values in this building. तो ये थे राहुल गांधी, जिन्होंने दिल्ली का मोर्चा संभाल ही लिया है। और अब उन्होंने जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत ने देश की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर करारा हमला बोला है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि आपने उन लोगों का अपमान किया है जिन्होंने कितने सैक्रिफाइस किया है, कितना ज्यादा अपनी जान तक गंवा दी है। आपने उन लोगों का अपमान किया। यश, क्या कहना चाहेंगे? अब दिल्ली की सियासत में देश की आजादी का मुद्दा अब बड़ा बनने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है और आरएसएस प्रमुख को घेरने की कोशिश भी की है। धन्यवाद मानसी। मौका था कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन का। पहले था 24 अकबर रोड और अब शिफ्ट होकर 9A कोटला रोड पर कांग्रेस का नया मुख्यालय जो है वो शिफ्ट हो चुका है। सोनिया गांधी उसका उद्घाटन करती हैं सुबह और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता वहां मौजूद रहते हैं और उस मौके पर सभी जो है भाषण देते हैं। खड़गे जी ने भी भाषण दिया, राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। और इस मौके पर राहुल गांधी जब भाषण दे रहे होते हैं तब उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का जिक्र किया जो उन्होंने मंडे को दिया था, इस सोमवार को दिया था। सीधे तौर पर उन्होंने क्या कहा था वो हम पढ़कर बताते हैं। मोहन भागवत का यह कहना था सोमवार को कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि, प्रतिष्ठा द्वादशी को देश की आजादी के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि इसी दिन देश को सच्ची स्वतंत्रता मिली थी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर जो कि अयोध्या में है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसको लेकर मोहन भागवत सोमवार को यह बयान देते हैं। यह दिन था यानी 22 जनवरी 2024 को, यानी बमुश्किल 1 साल पहले, ये जो है देश को असली आजादी मिलने की बात कह रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने करारा पलटवार करते हुए यह कहा है कि आरएसएस के लोगों ने कभी देश की जो आजादी जो 1947 को मिली थी, जो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो आजादी मिली थी, जो 15 अगस्त को हम हर साल आजादी की सालगिरह मनाते हैं, उसको आरएसएस ने कभी अपना
स्वतंत्रता का दिन माना ही नहीं, ये माना ही नहीं कि देश को उस दिन स्वतंत्रता मिली थी। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अगर देश की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया है तो एक तरह से जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं क्या उसको लेकर भी उसको खारिज करते हैं, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसको खारिज करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है मानसी, देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद ही तो संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद ही तो संविधान सभा का गठन हुआ। यानी अगर आप देश की आजादी को नहीं मान रहे हैं तो सीधे तौर पर आप देश के संविधान पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जब आजादी ही नहीं मिली तो फिर किस बात का संविधान और किस बात की संविधान सभा। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी का यह कहना है मानसी कि अगर यह बयान मोहन भागवत ने किसी और देश में कहा होता तो अभी तक वो देशद्रोह का आरोप लग चुका होता उन पर और वो जेल के अंदर होते। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सवाल यह भी उठता है मानसी, आप देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि 2024 में आजादी मिली तो 2014 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसके बाद से 2019 में जो सरकार बनी, क्या वो गुलामी का समय था? ये डिक्लेयर कर दें मोहन भागवत कि नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल रहा 10 साल का, वो आधे से ज्यादा समय तो गुलामी में कटा है। ये क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत? क्या मोहन भागवत ये भूल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, उसको लेकर वो कह दें कि वो तब बने जब गुलामी का समय चल रहा था और गुलामी मिटाने में अक्षम रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी और नरेंद्र मोदी भी 10 साल तक? ये क्यों नहीं बोलते हैं मोहन भागवत सीधे तौर पर? ये और इसमें एक चीज और है मानसी, अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि आजादी तो पिछले साल ही मिली है और इतने 75 सालों से तो देश गुलाम था, क्या ये समझा जाए इस बयान का मतलब? तो सीधे तौर पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए खून बहाया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसको लेकर भी मोहन भागवत जो है सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। इंडिया गेट पे जाएंगे, वहां पे जो सेनानियों की श्रद्धांजलि देने की जो जगह बनी हुई है वहां पे सारे स्वतंत्रता सेनानियों का वहां पे उल्लेख है। क्या आप वहां उनका अपमान कर रहे हैं देश के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी? चाहे भगत सिंह की बात करें, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी की बात, किसी की भी बात करें, आजादी के समय और भी जो लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे वगैरह, उन खुदीराम बोस, इन सभी की एक तरह से आप जो है मंगल पांडे हो गए, इन सबका आप एक तरह से अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना लहू दिया और देश को स्वतंत्रता दिलाने की का काम किया। 1847 की अगर हम बात करें, पहला जो एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद से लगातार जो गांधी जी के तमाम आंदोलन थे और पूरा जो घटनाक्रम था भारत को स्वतंत्रता दिलाने का, उसको एक तरह से खारिज करते हुए दिख रहे हैं मोहन भागवत। और इसी को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ने कभी भी देश की स्वतंत्रता को अपना माना ही नहीं, ना ही देश के झंडे को अपना माना, क्योंकि यह भी हम जानते हैं मानसी कि इन्होंने एक लंबे समय तक जो देश इनका जो हेडक्वार्टर है वहां तिरंगा भी नहीं लहराया था, वहां आरएसएस का झंडा लहराया जाता था। बाद में उन्होंने फिर इस चीज को, इस प्रथा को बदला। यानी बताया, ये कहा जा सकता है कि इसकी जो अंदर की जो मानसिकता है, जो अंदरूनी मानसिकता, जो बंद कमरों में ये लोग बात करते हैं, इसको सोमवार को मोहन भागवत ने मुखर होकर कह दिया कि हम तो यही मानते हैं कि स्वतंत्रता अब जाके मिली है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 47 में जो स्वतंत्रता मिली वो आप लोगों के लिए होगी, हमारे लिए नहीं होगी। यश, ये भी देखा जाए कि बीजेपी के ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का बयान दिया गया हो, देश की आजादी को लेकर सवाल खड़े किए गए हो। इससे पहले कंगना रनौत ने भी ये बोला था कि देश को तो आजादी 2014 के बाद मिली, इस तरीके का बयान आया था, काफी वो ट्रोल भी हुई थी इस चीज को लेकर। लेकिन अब देखा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव आ रहे हैं और फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, आप देखिए, आपने कंगना रनौत का भी जिक्र किया। मोहन भागवत बयान देते हैं कि 2024 में 22 जनवरी को आजादी मिलती है। इन्हीं की अभी नवनिर्वाचित जो है नई एक्ट्रेस से यहाँ पे उनका करियर वहां नहीं चला तो फिर वो यहाँ आ गई राजनीति में अपना हाथ आजमाने के लिए और सांसद बन गई। कंगना रनौत, इनकी राजनीतिक समझ कितनी है और एक राजनेता के तौर पर ये कैसी साबित होती हैं, ये समय बताएगा। लेकिन इनकी जो बयानबाजियां हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा ही बयान देती रहती हैं कि ये बार बार जो है सवालों के घेरे में आती हैं। इन्होंने क्या कहा था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब देश को असली आजादी मिली थी। तो इनको भाजपा को और आरएसएस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए मानसी कि आप बताएं 47 में आजादी मिली थी, कि सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार तब आजादी मिली थी, कि मोहन भागवत के बयान को सच माना जाए कि 22 जनवरी 2024 को आजादी मिली थी। आरएसएस और बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि किसको माना जाए, क्योंकि इस तरह से कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है और एक तरह से आपकी मानसिकता जो है देश को लेकर, देश की स्वतंत्रता को लेकर, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की जो उन्होंने जो देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए कहीं ना कहीं आपका बयान अपमानजनक मालूम पड़ता है कि उन्होंने इतना कुछ करके, इतनी मेहनत करके, एक ये था ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो और एक ये भी था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये आजादी के लिए ही था कि हम लेकर आ गए हैं अंग्रेजों के हाथ से, जो ये कॉलोनियल रूल था उससे लेकर आ गए हैं, अब आजादी मिल गई है, अब इसे आगे वाली पीढ़ी जो है संभाले। ये किस संदर्भ में था? आजादी को लेकर ही तो था कि हमने आजादी दिलवा दी, अब आगे की पीढ़ी इसको संभाले। अगर वो सच्ची आजादी नहीं थी तो इसको क्या आप गुलामी का शासनकाल मान रहे थे? और आप ये भी स्वीकार कीजिए कि उसी शासनकाल में भाजपा का भी गठन होता है, उसी शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनती है और मोहन भागवत
क्यों नहीं कहते कि जब देश गुलाम था तब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हो, 10 साल तक अगर गुलाम था देश, तो फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया उस गुलामी से देश को बाहर निकालने के लिए? तो ये जो मानसिकता, इस पर सवाल उठने लाजमी है मानसी। आप ठीक कह रहे हैं यश की लगातार जो है देश की आजादी को लेकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा या बीजेपी के समर्थक पार्टियों के द्वारा इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आप बार बार देश के उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जान तक गंवाई है। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा यश की आने वाले चुनावों में इसका दिल्ली के चुनावों पर भी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा। और मोहन भागवत क्यों, कहीं ना कहीं देखिए आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे से एसोसिएटेड है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये पहले भी कहा गया और इस बात को सबको ही जानते हैं कि आरएसएस की कोख से ही बीजेपी का जन्म हुआ है, तो उसकी विचारधारा की जो जननी है वो आरएसएस ही है। और अगर आरएसएस ये कह रही है और बीजेपी अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, उसका खंडन नहीं करती है मोहन भागवत के बयान का, तो सीधे तौर पर यही समझा जाएगा मानसी कि मोहन भागवत का जो बयान है उस पर बीजेपी की मौन सहमति है। और वो खुद यही मानती है कि हाँ, 2024 में 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब नरेंद्र मोदी जी फोटोशूट करा रहे थे मंदिर के अंदर, तब देश को असली स्वतंत्रता मिली है। ये इस पर बीजेपी और आरएसएस की मौन सहमति मानी जाएगी। लेकिन अब दिल्ली चुनावों की जो बात कह रही हैं, बीजेपी की वैसी भद्द पिटी हुई है दिल्ली में, 25 साल से इनका खाता यहां नहीं खुला है, लेकिन ऐसा लग रहा है 2030 तक भी इनका खाता नहीं खुलने वाला है, क्योंकि एक तो वैसे ही इनके पास कोई मुद्दा है नहीं दिल्ली चुनाव के लिए, और जिस तरीके के इनके नेता बयान दे रहे हैं, जिस तरीके की ये प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, उसको लेकर भी सीधे तौर पर यही लग रहा है मानसी कि इनकी दाल यहां नहीं गलने वाली है। और उस पर सोने पर सुहागा जो करते हैं, एक तरह से कंगाली में आटा गीला की अगर हम बात करें, तो वो मोहन भागवत करते हुए दिखते हैं कि एक तो बीजेपी वैसे ही उसकी हालत यहां दिल्ली में इतनी पतली नजर आ रही है, और मोहन भागवत ने एक तरह से विपक्ष के लिए चेरी ऑन द केक का काम कर दिया कि लो ये भी हो गया, अब रही सही कसर भी हम पूरी कर देते हैं। और इसको लेकर यानी सीधे तौर पर जो विपक्ष आरोप लगाता है मानसी कि बीजेपी संविधान विरोधी है, आरएसएस संविधान विरोधी है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं अगर आप 47 की आजादी को नहीं मानते तो फिर आप संविधान सभा को भी नहीं मानेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो असेंबली बनी थी, जो अंबेडकर की अगुवाई में बनी थी, और जो संविधान का निर्माण हुआ, संविधान को 50 में अंगीकार किया गया, उसको भी आप एक तरह से नहीं मान रहे। यानी संविधान इतने साल तक, 70 साल तक संविधान से देश चला, ये क्या आप उसको भी नकार रहे हैं, क्या आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, उसको भी खारिज कर रहे हैं? तो सीधे तौर पर इसका जो है असर, जो विपक्ष कहता दिख रहा था कि संविधान की विरोधी है भाजपा, संविधान की विरोधी आरएसएस, वो सीधे तौर पर यहां सामने होता हुआ दिख रहा है। तो आप कैसे विपक्ष की बात को झुटलाएंगे? बीजेपी को चाहिए कि इस पर आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर आके खंडन करे, इस बात पर या तो खंडन कर दे कि खारिज कर दे कि मोहन भागवत के बयान से हम कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, या फिर यह भी बता दें कि हाँ हम बिल्कुल सहमति रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं इस बात से, और मोहन भागवत ने जो कहा सही कहा। क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो इस बार डेंट बहुत बड़ा पड़ने की इसको उम्मीद जताई जा रही है मानसी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि डेंट पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि विपक्ष के द्वारा जो है मुद्दा उठाया गया था, संविधान का मुद्दा था, देश की आजादी का मुद्दा, तमाम मुद्दे उठाए गए थे, तो वही बीजेपी के नेता हैं या फिर बीजेपी की जो समर्थक पार्टियां हैं वो लगातार इस तरीके के बयान दे देती हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और आने वाले समय में दिल्ली चुनाव में भी ये मुद्दा अब गरमाने वाला है, क्योंकि देश की आजादी को लेकर बहुत बड़ा बयान आरएसएस प्रमुख के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आज नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने नामांकन किया है, और इसी दिन यानी कि आज ही के दिन उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई भी करने के आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा दिए जा चुके हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल यश लगातार ये खुलासे कर रहे थे पीसी करके, कि बोल रहे थे कि आने वाले समय पर चाहे वो सीएम आतिशी हो या फिर मैं हूं या फिर मनीष सिसोदिया हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के द्वारा केस दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है जानती है कि वो हार रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, और ये दावे आज सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसा कह रही हैं मानसी, अरविंद केजरीवाल ने कई दफा ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस आशंका को जताया था कि आने वाले समय में अब चूंकि दिल्ली चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अंदरूनी सूत्रों से पता चला, ये अरविंद केजरीवाल का कहना था कि सीएम आतिशी पर, मुझ पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर और आम आदमी पार्टी के और भी जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन पर जो जांच एजेंसियां उनकी गाज गिर सकती है। एक बार फिर से जांच तमाम आरोपों को लेकर बैठ सकती है, चाहे वो कथित शराब घोटाला हो या कोई नया मुद्दा हो, इसको लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे। और अब देखिए
जो जांच एजेंसी है ईडी, उसको एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त मिला है। उस मुहूर्त के हिसाब से वो एक बार फिर से कार्रवाई करने के लिए उसको हरी झंडी मिल गई है गृह मंत्रालय की ओर से। आज दो इंसिडेंट्स हुए। एक तो यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने आज नामांकन दाखिल किया नई दिल्ली सीट से। महिला शक्ति के साथ पदयात्रा करते हुए वो पहुंचे वहां पे, सुबह हनुमान मंदिर गए, साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थी और उनके साथ और भी जो महिलाएं थी उस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, वो भी उनके साथ वहां पे थी और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। लेकिन इसके साथ ही साथ खबर यह भी आती है सुबह कि गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है ईडी को, जो कथित शराब घोटाला का मामला था उसमें ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया पर भी जो है मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है गृह मंत्रालय ने। यानी गृह मंत्रालय का जब दरवाजा खटखटाती है आम आदमी पार्टी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, तब कान में रुई डाले गृह मंत्रालय जो है सोता रहता है और वो बिल्कुल इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो एक तरह से क्या इसको इस तरीके से देखा जाए मानसी, कि अभी तक जो है वो एक टाइम का वेट कर रही थी कि जैसे ही नामांकन दाखिल हो और नामांकन दाखिल करने के बाद लगातार धुआंधार प्रचार शुरू करे केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं उस प्रचार में अड़ंगा डालने के लिए एक तरह से रोकने के लिए, उनको बाधित करने के लिए उनके प्रचार को कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई कर देते हैं ताकि केजरीवाल प्रचार से भटक जाएं और प्रचार ना कर पाए, प्रचार आधा अधूरा रह जाए उनका और उनको बार बार ईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े या उनको जेल में ठूंस दिया जाए, फिर या हो सकता है उनकी उम्मीदवारी पर भी तलवार लटक जाए और वो चुनाव लड़ने से ही जो है वंचित रह जाएं। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर ये केजरीवाल का भी यही आरोप आया है कि ये कहीं ना कहीं जो है हमें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है, क्योंकि हम खुद अब बाहर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वरना हम अभी जेल के अंदर होते। बीजेपी ने उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान हम पर गलत आरोप लगाए और हमें प्रचार करने से रोकने के लिए हमें जेल में डाल दिया। अब जब दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी को अपनी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है, तो विपक्ष का आम आदमी पार्टी का यही आरोप है कि उन्होंने अपनी जो कठपुतलियां हैं, जो कहते हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, उनको एक तरह से फिर से रिमोट कंट्रोल से चलाना शुरू कर दिया है कि अब दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे, मनीष सिसोदिया प्रचार करेंगे, इनको प्रचार करने से कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि ये प्रचार करेंगे तो इनके जीतने की बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं। तो इनको प्रचार करने से भटकाया जाए ताकि ये ईडी के दफ्तर के ही चक्कर लगाते रह जाएं और कहीं ना कहीं इनका जो जनाधार है वो कम हो जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार आम आदमी पार्टी इसे लेकर तमाम दावे कर रही थी कि आने वाले समय में उनके खिलाफ जो है ईडी सीबीआई के द्वारा जांच की जा सकती है और आज यही हुआ। तो यानी कि कह सकते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो जीत नहीं पा रही है, इस वजह से तमाम इन चीजों का इस्तेमाल करके, तमाम ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर उनको प्रचार करने से या फिर चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करेगी और आज ये सच साबित होता हुआ नजर आया। इसी के साथ आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी से एमएलए है ऋतुराज, जो कि कल टीवी शो में जाते हैं और टीवी शो के दौरान उन पर एक अपमानजनक टिप्पणी की जाती है और वो टिप्पणी ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि पूर्वांचलियों के ऊपर भी की जाती है। यानी कि दिल्ली की चुनाव में हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि पूर्वांचलियों का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। और क्या है ये पूरा मामला, पहले हम उनकी आपको सुनवा देते हैं कि क्या कहा है ऋतुराज ने और क्या है पूरा मामला, एक बार आप सुन लीजिए। कल सारे देश ने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय चैनल के ऊपर में, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, हर रोज डिबेट करता हूं, पार्टी का पक्ष रखता हूं। एक प्रवक्ता जो कि भाजपा का सबसे बड़ा प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उसने राष्ट्रीय चैनल पर किस तरीके से, क्योंकि मैं एक मैथिल ब्राह्मण समाज से आता हूं, पूर्वांचल से आता हूं, मुझे गंदी गंदी गालियां दी और सबने देखा उस चीज को। भाजपा का तो पूरा तरीके से आप अगर देखेंगे तो सीरीज ऑफ इवेंट्स बन गया है। कभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी हैं। किस तरीके से देखा आपने शादरा के अंदर में चुन चुन के केवल पूर्वांचल के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया, जिसकी चोरी इनकी पकड़ी गई। और सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वांचल के लोगों से ये इतनी नफरत करते हैं। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी कहते थे ये लोगों को टिकट देंगे, ये लोग तो दरी बिछाने के लिए आते हैं। इन्हीं के नेता विजय गोयल जी ने राज्यसभा के अंदर में कहा कि अगर इन बिहारियों को नहीं रोका गया तो दिल्ली जो है सो कचरा बन जाएगा, स्लम बन जाएगा, इनको तुरंत रोका जाना चाहिए। इन्हीं के नेता आपने देखा जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा के अंदर में किस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को गाली देने का काम किया। केवल ड्रामा करते हैं ये लोग। जब बात पूर्वांचल की आती है, इनका चाल चरित्र और चेहरा। रमेश बिधूरी इनके सांसद थे। इन्हीं के पार्टी के अंदर में चंदन कुमार नाम का पूर्वांचल का लड़का, उसको दौड़ा करके मारा। वो चंदन कुमार आज इन्हीं के पार्टी का पार्षद है। किस तरीके से उसका अपमान किया गया। पूर्वांचल के लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं,
तो ये थे ऋतुराज, जिन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो पूर्वांचलियों से नफरत करते हैं, तमाम तरह से उनकी वोट कटवाने की कोशिश करते हैं। या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे थे और जब वो कल एक मीडिया शो में बैठे तो उस दौरान इस तरीके के आरोप और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। क्या कहना चाहेंगे यश? देखिए मानसी, आम आदमी पार्टी तो पहले ही आरोप लगा रही थी कि जो पूर्वांचली लोग आकर यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उनको बीजेपी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी बताकर उनका वोट काटने का काम कर रही है। लेकिन इसका एक हालिया उदाहरण कल देखने को मिला। कल एक न्यूज चैनल में बीजेपी के जो माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं ऋतुराज झा, वो पहुंचे हुए थे और उनको लेकर एक बीजेपी के सांसद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये क्लिप पूरे एक्स पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 8 सेकंड की क्लिप है, लेकिन उसमें एक बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है ऋतुराज झा को लेकर। और ना सिर्फ ऋतुराज झा को लेकर, उनका यह कहना है, अभी हमने जो बाइट सुनी, ऋतुराज झा ने और भी ऐसे बयान दिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनका कहना था कि बीजेपी के ये जो प्रवक्ता है, इन्होंने मुझे जो टीवी चैनल में कहा, ये ना सिर्फ मेरा अपमान है, चूंकि मैं एक पूर्वांचली हूं, ये तमाम पूर्वांचलियों का एक तरह से इन्होंने अपमान किया है और ये इन्होंने जाहिर कर दिया है कि जो बीजेपी है वो पूर्वांचल के लोगों की विरोधी है और उनको बांग्लादेशी बताने पर तुली हुई है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको जो है यहाँ पे हमने बहुत सारी सुविधाएं देकर रखी हैं, दिल्ली में ये अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के कोर वोटर्स हैं और बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ इस बार जो है जनाधार जो है बरकरार रहे आम आदमी पार्टी का या बढ़े वोट परसेंटेज, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए बीजेपी उनका वोट काटने का काम कर रही है। ऋतुराज झा का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी इस तरीके से पूर्वांचलियों का अपमान करती है, उनका विरोध करती है, उन्हें नापसंद करती है कि जब उन्होंने 29 लोगों की अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें एक भी पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया। ये इस बात को साबित करने में काफी है कि ये पूर्वांचलियों का सपोर्ट नहीं करती है, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश करती है, उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश करती है। उन्होंने ये कहा कि अब पूर्वांचली को गाली देने के बाद मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह कहां चले गए। यानी मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद है, गिरिराज सिंह बीजेपी नेता हैं, सांसद हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी पूर्वांचली हैं। तो अगर पूर्वांचलियों को गाली दी जा रही है लाइव टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से, एक प्रवक्ता जो बोलता है वो सीधे तौर पर पार्टी का बयान होता है, तो मनोज तिवारी भले बीजेपी में हो लेकिन है तो पूर्वांचली, और पूर्वांचलियों को अगर बीजेपी के लोग गाली दे रहे हैं तो ये जो बीजेपी के पूर्वांचली नेता हैं, सांसद हैं, ये क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हैं, ये क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? इन्हें आकर खंडन करना चाहिए, उस बात का विरोध करना चाहिए कि पूर्वांचलियों को आप इस तरीके से अपशब्द कैसे बोल सकते हैं लाइव टीवी पर, एक नेशनल टेलीविजन पर। ये इन्होंने कहा है मानसी। और इसको लेकर अब जो है आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि कल यानी 16 जनवरी को पूरी दिल्ली में इस बयान को लेकर जो आम आदमी बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया है, उसको लेकर पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी आज हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में अब लगातार तमाम बयानबाजी सामने आ रही, तमाम मुद्दे गरमाते जा रहे हैं। देश की आजादी का मुद्दा, पूर्वांचलियों का मुद्दा, बांग्लादेशियों का मुद्दा और ईडी सीबीआई की भी अब दिल्ली चुनाव में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इसका चुनावों पर कितना फर्क पड़ता है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।